चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में पढ़ना, अलग अलग सीरीज के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सीरीज में मेनली होता क्या है कि कौन से ऑर्बिट में जब गिरता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब अपने हायर स्टेट पे पहुंच तो गया, पिछले वीडियो में देखे थे, पहुंच गया हायर स्टेट में तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। तो आज देखेंगे कि जब पहुंचने के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे लौटता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला ऑर्बिट होता है n इज इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला फर्स्ट ऑर्बिट, उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे घूम रहा है तो उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे जब इलेक्ट्रॉन लौटता है तो देखिए ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी ज़्यादा है या कम, टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे सबसे कम है, -13.6 है, और माइनस में जितना ज़्यादा होगा टोटल एनर्जी उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो वो कुछ एनर्जी उसका घटा ना, तो उतना एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, ठीक है। किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आए तो कुछ रेडिएशंस इमिट करता है। अब ये रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट में लौट रहा है। क्या वो ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है तो अलग अलग स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लौटने का कुछ कुछ वेवलेंथ होगा, उस पूरे वेवलेंथ की सीरीज को पढ़ना है, उसको समझना है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए सेकंड में गिरता है इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ऑर्बिट में लौटने के बाद भी कुछ अपना वेवलेंथ पूरा मतलब एक बैंडविड्थ अपना सीरीज निकालेगा, रेडिएशंस का सीरीज, उसको भी पढ़ना है। इस तरह से अलग अलग का पढ़ना है, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राउंड स्टेट पे। ऊपर वाले स्टेट से, किसी भी स्टेट से, कोई भी एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट पे लौटता है तो वो कुछ एक मतलब यहाँ से यहाँ का एक वेवलेंथ का पूरा सीरीज को निकाला, तो उस सीरीज को क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज। इसमें जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लौटता है, यानी कि n इज इक्वल टू 2, 3, 4 इन्फिनिटी कुछ भी हो, वहाँ से अगर वो n इज इक्वल टू 1 पे लौट रहा है तो वो कुछ वेवलेंथ निकालेगा, कोई रेडिएशन तो निकालेगा। उस रेडिएशन का वेवलेंथ कहाँ पे लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट के रीजन में, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है समझने का, लेकिन आपको बस ये चीज़ याद रखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बता दे रहे हैं वो याद रखना है। क्या, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे लौटता है तो उसका नाम है लाइमन सीरीज, ये नाम आपको याद रखना है, लाइमन सीरीज। दूसरा क्या याद रखना है कि लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट पे लौटता है, कहाँ से गिरता है, वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट पे गिर सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे गिर रहा है तो उस दौरान जो वेवलेंथ का सीरीज निकल रहा है, अलग अलग वेवलेंथ, देखिए 1, 2, 3 अलग अलग वेवलेंथ का पूरा सीरीज निकलेगा, तो उस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज, और वो अल्ट्रा वायलेट सीरीज निकालता है, ठीक है। उसका जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट के रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि यूवी सीरीज इसको कह सकते हैं, यूवी सीरीज, मतलब इस रीजन में जो भी रेडिएशन निकल रहा है वो अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है। और जब सेकंड पे अगर गिर रहा है, ठीक है, n बराबर 2 पे किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पे गिर रहा है तो उसका एक नाम है, उसका नाम है बाल्मर सीरीज, ठीक है। जैसे कि देखिए ऊपर से n बराबर 7 से अगर यहाँ पे गिरा तो उसमें एक वेवलेंथ निकालेगा, फिर n बराबर 6 से यहाँ पे गिरा n बराबर 2 पे तो उसमें एक अलग वेवलेंथ निकालेगा। तो इस तरह का पूरा जो सीरीज होगा उसको कह लेंगे बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बोल के नहीं आएगा कि n बराबर 2 से n बराबर 3 पे गिर रहा है, वो क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा दे दें कि बाल्मर सीरीज का सेकंड ट्रांजिशन जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है, बाल्मर सीरीज का सेकंड ट्रांजिशन हुआ है, तो वहाँ पे आप वेवलेंथ बताइए, सीधा ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज का सेकंड ट्रांजिशन, यानी कि जैसे देखिए ये कहाँ से गिर रहा है, 6 से लेकर के 2 पे गिर रहा है, तो सेकंड हो या लास्ट इस तरह से वो नहीं पूछेगा, वो सीधा ये पूछेगा कि उसका हाईएस्ट वेवलेंथ वाला बताइए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला, इस तरह का, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज देखिए, बाल्मर सीरीज में होता है वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज जब हो रहा है तो ट्रांजिशन जो भी हुआ तो अलग अलग वेवलेंथ्स वाले रेडिएशंस को इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जो भी वेवलेंथ होगा वो किस रीजन में लाई कर रहा है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल रीजन। तो इसमें जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है, विजिबल।
सीरीज, इसको कह सकते हैं विजिबल सीरीज। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही बोल के पूछेगा कि विजिबल सीरीज के कोई भी फलना रेडिएशन है, मतलब कोई ट्रांजिशन हो रहा है n/2 से, मतलब आप जानते हैं कि विजिबल सीरीज अगर बोल दिया या बाल्मर सीरीज बोल दिया तो आप जानते हैं कि वो n/2 पर गिर रहा है, किसी भी जगह से n/2 पे गिर रहा है, ठीक है। तो मतलब इनिशियल स्टेट कुछ भी है लेकिन फाइनल स्टेट जो है वो n/2 है, ये आपको पता है, ठीक है। वहाँ से आप उसको एनर्जी गैप निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर आप निकाल सकते हैं कि उसका वेवलेंथ जो निकला, जो रेडिएशन निकला उसका वेवलेंथ कितना है। आगे हम बताएंगे क्वेश्चन में कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसको कहते हैं विजिबल सीरीज और इसका नाम है बाल्मर सीरीज, और ये गिरता है n/2 पे, ये है याद रखने वाली बात, ठीक है। अगर वो n/3 पर गिरता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से तो उसका नाम क्या है, पास्चन सीरीज, ठीक है। पास्चन सीरीज, बस नाम याद रख लीजिए, पास्चन सीरीज। और ये होता है इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन, मतलब इंफ्रारेड रीजन, इसके बाद का सारा जो है ना वो इंफ्रारेड रीजन में आ जाता है, ठीक है। मेनली 3 पे डिवाइड कीजिए। शुरू में होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है, और शॉर्ट वेवलेंथ वाला ये रीजन होता है। उसके बाद आ गया बाल्मर सीरीज, यानी कि विजिबल रीजन, ये मॉडरेट वेवलेंथ हो गया। तो विजिबल रीजन में वेवलेंथ क्या है आप समझ रहे हैं, तो ये विजिबल हुआ, मतलब कि क्या, इसमें जो भी विबग्योर आप जानते हैं, रेड वायलेट ग्रीन, वो सारा कलर्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे जो सीरीज है पास्चन सीरीज, आगे जितना भी सीरीज है सब इंफ्रारेड के रीजन में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ सब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना। चलिए, एक चीज़ आप जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी ट्रांजिशन हुआ, आप कोई भी एक ट्रांजिशन मान लीजिए, ठीक है, तो उसका जो रेडिएशन निकालेगा वो क्या होगा, hc/λ। जो फोटोन निकाला उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा, hc/λ। तो ये है फोटोन का एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो एनर्जी कितना होगा, जितना एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। आगे इसको मिटाने के बाद उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। कोई भी ट्रांजिशन हुआ, मान लीजिए ये इस n/7 से n/1 पे आ रहा है, ठीक है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ के बीच में, उतना ही एनर्जी लेके वो फोटोन निकला होगा, समझ गया। तो एनर्जी जो फोटोन के पास है वो वेवलेंथ के किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ जितना कम होगा फोटोन का, एनर्जी उतना ज़्यादा हुआ होगा उस फोटोन का, ठीक है। तो एनर्जी फोटोन का जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का जो गैप है वो भी ज़्यादा, गैप समझ रहे, जैसे ये वाला गैप है, ये ज़्यादा गैप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, पास्चन सीरीज तो इंफ्रारेड रीजन में आ रहा है, ठीक है। फिर इसका नाम है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ये भी इंफ्रारेड रीजन है। अब इंफ्रारेड रीजन में, अच्छा इसके बाद होता है ब्रैकेट लाइमन, देखिए याद रखना है आपको, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्टी, इस तरह से बहुत सारा नाम होता है, इस तरह से, मतलब यहाँ तक ही होता है, बस आपको याद सिर्फ इतना तक काफ़ी है, ब्रैकेट सीरीज तक, या पीफंड सीरीज भी याद कर लिए, इतना तक काफ़ी है, ठीक है। उसके आगे का आपको ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको सीधे बोलेगा इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि वो ब्रैकेट सीरीज में है या इस तीनों में से कोई है। अब इसमें हो सकता है शॉर्ट इंफ्रारेड, लॉन्ग इंफ्रारेड, वेरी लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन, तो वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेनली आपको याद रखना जरूरी है कि नाम सबका याद रखना है, ठीक है, और ये याद रखना है कि कौन कहाँ पे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये ब्रैकेट सीरीज हुआ, इसको याद रख लीजिए, ये इंफ्रारेड सीरीज हुआ, IR सीरीज, ये हुआ शॉर्ट इंफ्रा, मतलब लॉन्ग इंफ्रारेड हुआ, यहाँ पे वेवलेंथ थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है ना अभी, तो वेवलेंथ शॉर्ट होगा, ठीक है, ये शॉर्ट रीजन, ये मीडियम रीजन, और ये लॉन्गर वेवलेंथ रीजन, ठीक है। आप ये तीनों याद नहीं करेंगे तो आप सिंपल इतना याद रखिए कि ये जो है अलग अलग पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इंफ्रारेड का ही रीजन है, ठीक है। चलिए, और एक याद रखने वाली बात है, ये हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि n/1 पे हाइड्रोजन के बारे में अगर देखा जाए तो उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 के लिए -3.4, 3 के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 के लिए 0.85। तो पूरा आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, या आपके ऊपर है, आप चाहें तो याद कर भी सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है याद करना वो ये कि पहला में -13.6 होता है, दूसरा में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है, तीसरा में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तीनों पक्का आपको याद रखना है याद से, ठीक है। 0.85 भी याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और पूरा याद कर लिए तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, अब आपको एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ से यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो आपको एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 1.9
तो टोटल कितना हुआ 12.1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 10.2 यही मस्ट है, यही आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन इतना ही से बन जाएगा, जितना बात अभी आपको हम याद रखने के लिए बोले ना, मेरा विश्वास कीजिए इतना ही से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा अगर गलती से भी क्वेश्चन दे दिया तो आपको एक फार्मूला पता ही होगा, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, रेडबर्ग्स कांस्टेंट वाला 1/r का वैल्यू 911 पता ही होगा, आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम आगे थोड़ा दिन बता देंगे, ठीक है। वो ये लगा लीजिए तो वो भी डर खत्म। अगर क्वेश्चन वैसा आ भी गया तो आप उस फार्मूला से बना दीजिएगा, ठीक है। आगे हम आते हैं उस पर, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो कुछ एनर्जी लेके निकला होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे कोई भी सियानी। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उस दौरान वो क्या किया, कुछ एनर्जी लूज किया, ठीक है। जैसे N2 से N1 में आया मान लीजिए, तो E2 ज़्यादा होगा और E1 कम होगा, ठीक है। वैल्यू में तो E1 ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड में तो E1 ज़्यादा है, लेकिन जितना नीचे आते हैं उतना हमको नेगेटिव वर्क और करना पड़ता है, याद है एकदम स्टार्टिंग में जो बताए थे। तो जितना नीचे आएंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ते जा रहा है, तो जितना नीचे आ रहे हैं उतना एनर्जी घटते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो सबसे कम होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे मतलब कि N2 और N1 में अगर तुलना किया जाए तो N2 का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, N1 का कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आया तो एनर्जी यहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं है, कम का काम है, तो जो बाकी बचा एनर्जी है वो कहाँ जाएगा, वो चला गया फोटोन में, ठीक है। फोटोन यानी कि hc/λ, फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ। तो hc/λ एनर्जी लेके फोटोन निकल गया। तो ये जो hc/λ है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि लैम्डा निकालने के लिए आपको देगा, तो लैम्डा कैसे निकाले, आप सिंपल E2 - E1 कर दीजिए = hc/λ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको E2 E1 का वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे, अब बाकियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। और 1-1 सेकंड का वैल्यू होता है, आपको तो पता ही है, एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। E2 - E1 = hc/λ। और अगर नहीं है ऐसा, आपको सिर्फ वेवलेंथ ही निकालना है और ये दोनों का वैल्यू याद नहीं है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, वो याद रखिए, ठीक है। देखिए चलिए E2, तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, -13.6 Z²/N2² माइनस E1 का क्या होता है -13.6 Z²/N1² बराबर hc/λ, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला प्लस हो गया, ये अगर प्लस हो गया, या एक स्टेप लिख ही लेते हैं, -13.6 Z²/N2² प्लस 13.6 Z²/N1² = hc/λ, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और -13.6 Z² कॉमन ले लेते हैं, तो +13.6 Z² ये कॉमन आ गया, तो 1/N1² बचा इसमें, माइनस इसमें क्या बचा 1/N2² = hc/λ, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 1/λ है इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/λ = ये hc इधर आके डिवाइड हो गया 13.6/hc × Z² × 1/N1² - 1/N2², तो ये बन गया फार्मूला। अब देखिए 13.6 कांस्टेंट है, hc का वैल्यू भी पता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में होता है, तो ये भी वैल्यू पता है, तो इस दोनों का एक मतलब डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल ही लिया जाए, तो वो क्या होता है, देखिए इसी को लिखते हैं r, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। 1/λ = r Z² 1/N1² - 1/N2²। तो ये फार्मूला आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे, ये फार्मूला केमिस्ट्री में देखे होंगे, r × Z² 1/N1² - 1/N2², जहाँ पे N1 वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरा है, ठीक है, और N2 वो है जहाँ से गिरा है, ठीक है। तो जहाँ N2 से चलकर इलेक्ट्रॉन N1 पे आया, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आया वो उससे आपको मतलब नहीं एनर्जी का डिफरेंस क्या आया, लेकिन एनर्जी के डिफरेंस के कारण जो फोटोन निकला
उसका वेवलेंथ क्या है सीधा वो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे r क्या है देखिएगा, एच सी बाई 13/0.6/hc, ठीक है, 13.6/hc, ये हो गया r। r का वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि आपको ये तो याद नहीं करना है फार्मूला, ये आप याद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो r का वैल्यू है ये भी याद नहीं रखना है। एक और वैल्यू आप याद रखिएगा 1/r का वैल्यू, ठीक है। 1/r का जो वैल्यू होता है वो 911 एंगस्ट्रम में होता है। सीधा आप 1/r का वैल्यू याद रखिए, जो कि ज़्यादा आसान है याद करने में, 911 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब 1/r का वैल्यू 911 एंगस्ट्रम है, तो ये फार्मूला z²/911 इंटू ये पूरा हो जाएगा। ये फार्मूला ऐसा आप लिख सकते हैं, समझ गया। तो इसका आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको E2 E1 का वैल्यू ही याद है तो आपको इसका भी ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला भी मत याद रखिए। ये फार्मूला आपको सिर्फ तब काम आएगा जब आपको E2 E1 का या तो वैल्यू याद नहीं हो, या तो वो कुछ ही ऐसे जैसे 7 से 6 मिलाने बोल रहा है, तो उतना तो याद नहीं होता है, बहुत कम लोग को याद होता है कि 7th हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम में 7th जो ऑर्बिट है वहाँ का एनर्जी कितना है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये याद है 13.6 होता है, फिर 3.4 होता है माइनस में, फिर 1.5, फिर 0.85, इस तरह से कुछ कुछ, तो उतना दूर तक तो याद नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में बन जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आगे नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगर पूछ रहा है तो आप ये फार्मूला लगाइए, केमिस्ट्री वाला सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन देख लिए, लेकिन अभी बस देख लीजिए डेरिवेशन का कोई काम नहीं है। मतलब आप अगर एग्ज़ाम में डिराइव करने बैठिएगा तो अच्छा बात तो नहीं है, ये बस समझाने के लिए बता दिए। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि 1/r का वैल्यू है 911 एंगस्ट्रम में है, वो याद रखिएगा, ठीक है, 911 एंगस्ट्रम। और ये z² तो आपको डालना होगा, जिसके बारे में बोला गया है उसका आप एटॉमिक नंबर डालिए। और 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ पे n1 क्या है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आके गिरा है, और n2 क्या है, जहाँ से गिरा है, ठीक है। मान लीजिए ये 3 था, ये 2 था, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे डालेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, ये लिख लिए। मान लीजिए कि ये n बराबर 3 था, ये n बराबर 2 था, एक इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आके गिरा है, ठीक है, 3 से 2 पे आके गिरा है एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है कि इसके कारण जो एक निकला फोटोन उसका वेवलेंथ कितना है, ये बताना है सीधे। तो आप सीधे फार्मूला लगाइए यहाँ पे, 1/λ इज इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। ये n1 क्या है, जहाँ पर आके गिरा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 पे गिरा है ना, 3 से गिरा है 2 पे इलेक्ट्रॉन, अब तो 2 पे है ना, तो यहाँ पे 2 डालेंगे। और n2 क्या है, जहाँ से गिरा है, ठीक है, यानी कि 3। तो यहाँ पे लिखिए 1/λ इज इक्वल टू r z² 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। चलिए, अब ये एटम आपको दिया रहेगा कि ये किस एटम का बात कर रहा है, जो भी एटम होगा वो हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एटम आपको कोई एक दिया रहेगा, तो मान लीजिए ये लिथियम है या कोई भी है, चलिए लिथियम मान लेते हैं इसको, ठीक है। लिथियम, ये एक लिथियम एटम है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए Li++, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, लेकिन इसमें से 2 चार्ज हम निकाल लिए, 2 प्रोटॉन निकाल लिए, तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया, ठीक है। तो इसमें वो सारा चीज़ लागू होगा जो भी अभी हाइड्रोजन के लिए पढ़े हैं, ठीक है, और आगे जो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि लिथियम प्लस जो है, इसको क्वेश्चन आएगा डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम, इस तरह से वर्ड में लिखा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि Li++ के बारे में बात कर रहा है, Z का वैल्यू 3 बैठा देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि Li++ एक एटम है जिसमें 3 से 2 पे ट्रांजिशन किया है इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण जो फोटोन निकला उसका वेवलेंथ कितना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं 3, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू z² बैठाइए, 3 × 9, और 1/4 माइनस 1/9, 9 माइनस 4/36, ठीक है। अब देखिए 1/λ इज इक्वल टू, ये 9 से इसको 4 बार में अभी काट देते हैं, r इंटू इसका हो गया 5
डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे कर लेते हैं आगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाई 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 बाई 5 इंटू r। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई r। चलिए अब आप यहाँ पे r का वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ पे आप r इज इक्वल टू 1.09 10⁻⁻⁷ भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। या तो एक उपाय और है, यहाँ पे आप 1 बाई आर का जो वैल्यू डाल जानते हैं ना 911, वो भी डाल सकते हैं, जो आप चाहें। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई 5, 1 बाई आर डालेंगे तो ये आर ऊपर चला गया तो सीधे 911 डाल दिए। ठीक है, देखिए 1 बाई आर ही ना, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई आर, और इसका वैल्यू क्या है 911। चलिए तो यहाँ पे लिख लिए 911। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो 911 को अगर हम 910 कर ले तो ये 5 से तो कट जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसको 5 से काटते हैं, 1 8 2, इस दोनों को इंटू करते हैं, 182 इंटू 4 728। ये किस में आएगा 728 एंगस्ट्रम में। क्यों आया ये एंगस्ट्रम में, क्योंकि हम लोग आर का वैल्यू डाले हैं 911 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 728 एंगस्ट्रम। चलिए आप देख लेते हैं दूसरे तरीके से कि अगर आपको वैल्यू याद है 3 और 2 पे कितना होता है तो आप कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए हाइड्रोजन पे आपको याद है कि 3 2 पे कितना होता है, 3 पे कितना होता है 1.5 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 पे कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए ये आ गया, तो या तो आप इन दोनों को माइनस कीजिए या तो आपको सीधे याद होगा, हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस 1.9 होता है। ठीक है, तो अगर आप माइनस करें तो ठीक, नहीं तो आप सीधे डिफरेंस लिख दीजिए 1.5। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इन दोनों जो लेवल्स हैं एनर्जी लेवल्स, उसका डिफरेंस आ गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए था। ठीक है, अगर लिथियम के लिए करना है तो क्या करना होगा, सीधे इसको z² से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, n² से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि वो तो पहले कर चुके हैं ना, डिफरेंस आ गया ना। z² -13.6 z² बाई n² जो आपको लग रहा है वो तो नहीं करना है, वो तो हम लोग पहले कर चुके हैं, डिफरेंस आ गया। समझ रहे हैं इस बात को, वो डिफरेंस आ गया, आपको सीधे डिफरेंस मिल चुका है, इसमें सीधा आप z² मल्टीप्लाई कीजिए तो लिथियम के लिए आ जाएगा। ठीक है, z² मतलब अगर आप 3 डाल दिए तो 9 से इंटू किए तो लिथियम के लिए आ गया, 4 से इंटू किए तो हीलियम के लिए आ गया। अगर हीलियम एक चार्ज मतलब हीलियम प्लस अगर है तो उसके लिए आ जाएगा ये। चलिए तो यहाँ पे इसको z² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या आ गया, एनर्जी का डिफरेंस लिथियम के एटम में, जो कि डबली चार्ज लिथियम एटम है, उसका एनर्जी का डिफरेंस 3rd ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में। ठीक है, ये सीधा आपको एनर्जी का डिफरेंस मिल गया, इसको आप सीधे hc बाई लैम्डा से इक्वेट कर दीजिए। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1.5 इंटू 9 बराबर hc बाई लैम्डा। चलिए hc का वैल्यू भी याद होगा 12400 होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सीधा क्या आ गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 9। ठीक है, इस पॉइंट को ऊपर भेजिए, यहाँ से ये सब पूरा कट उठ के लैम्डा इज इक्वल टू 725 पॉइंट कुछ एंगस्ट्रम आ रहा है। ठीक है, तो 725 पॉइंट कुछ एंगस्ट्रम आ रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 725 आ रहा है, ये 728 आ रहा है, तो लगभग तो दोनों सेम ही है ना, लगभग दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है। तो वो जरा सा जो डिफरेंस है वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 911 को 910 मान लिए है ना। 3 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किए हैं हम लोग, इसलिए। और दूसरी बात की जो hc का वैल्यू है इसमें भी अप्रॉक्सीमेशन होता है, कई जगह पे 12400 देखते होंगे, कहीं पे जगह पे 12420 देखते होंगे, तो इस तरह का अप्रॉक्सीमेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें क्वेश्चन भी आप देखिएगा ना जो हम करवाएंगे आगे, और तो उसमें भी आप देखिएगा तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही पूछता है यहाँ पे, तो आपको इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि हाँ 725 के आसपास में ही कुछ आ रहा है कम बेसी, तो ऐसा नहीं कि वो टफ ऑप्शंस देगा एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि IIT के एग्ज़ाम में भी ऑप्शंस एकदम क्लियर रहेगा, डिफरेंस आपको दिख जाएगा, उतना ही के आसपास में आंसर आने वाला है, तो आप वही मारिए सीधा। ठीक है, आपको पता है 725 एंगस्ट्रम और 728 है, तो दोनों में से कोई एक मिल गया आपको ऑप्शन में, मार दीजिए, या इसके आसपास का कुछ मिल गया तो मार दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ गया मेथड 2, और ये देखिए मेथड 1, जो आपको अच्छा लगे आप उससे बनाइए। अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम आपको बोलेंगे कि इस मेथड पे जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत कम
इसमें आपको टाइम लगेगा, वो भी थोड़ा बहुत टाइम लगा क्योंकि समझाना पड़ा, लेकिन अगर आप खुद इसको बनाने लग जाएंगे ना तो ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लगेगा। ठीक है, बाकी ये जो रहा मेथड, इसमें आप ये फार्मूला याद रखिए और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। फार्मूला याद रखिए। हाँ, केमिस्ट्री में तो आपको पढ़ना ही होगा, तो उसके लिए तो आपको ये सब मेथड याद रखना ही होगा, लेकिन फिजिक्स में हम बोलेंगे कि आप इस मेथड पे जाइए और वैल्यू याद कीजिए, डिफरेंस याद कीजिए। क्या क्या डिफरेंस? फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन के लिए याद कीजिए ना, बाकी आपको जो दे देगा एटम उसमें सीधे Z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब चीज़ में, चाहे डिफरेंस बोले चाहे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी बोले, आप हाइड्रोजन के लिए जो याद किए हुए हैं उसमें Z² मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस एटम का आ जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि फर्स्ट का और सेकंड का डिफरेंस बताइए, 10.2 है, याद रखना है ये सब चीज़, ये याद रखेंगे तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा ये सबसे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एक मेरे पास है यहाँ पे। देखिए एक क्वेश्चन है, लगा दिए स्क्रीन पे यहाँ पे। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन Li++ फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड बोर्स ऑर्बिट इज। ठीक है, देखिए ये Li++ का देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये आया हुआ है शायद, हाँ देखिए ये जेई मेंस में आया हुआ है, AIEEE 2011 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं Li++, और इसमें कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, Li++ फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड बोर्स ऑर्बिट, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट से 13.6 Z² से थर्ड क्या होता है देखिए, -3.4 -1.5 Z² मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको पहुँचाना है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। पहले तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है ना, तो अब एनर्जी देना पड़ेगा। इस बार एनर्जी निकलेगा नहीं, फोटोन के रूप में निकलेगा नहीं, इस बार एनर्जी देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे एनर्जी पूछ रहा है। अगर पूछता कि एक फोटोन इस पर गिरा और इसको एनर्जी दिया, तो एनर्जी देने से ये फोटोन के एनर्जी लेके ये ऊपर चला गया इतना। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ अगर पूछेगा, ये भी हो सकता है एक तरह का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको वेवलेंथ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस, बस। कितना आसान है, वैल्यू याद है तो कुछ लगा इसमें, 13.6 और ये 1.5। अगर डिफरेंस भी याद है तब तो वो भी कुछ नहीं। यहाँ पे कितना होता है डिफरेंस इन दोनों का? 12.9 eV का। हाइड्रोजन के लिए होता है, सीधे Z² से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12.9 इंटू Z², लिथियम ++ है ना, 9, कितना आ गया? ये ऑप्शन में है, लगभग 108 है। देखिए यहाँ पे 108.8 है, यहाँ पे 108.8 EV, यानी कि इतना एनर्जी अगर इसको दिए तो ये यहाँ से वहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर रहता कि एक फोटोन इस पे गिराए हैं फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो उस फोटोन का वेवलेंथ क्या हो कि ये फर्स्ट से थर्ड में चला जाए? नहीं निकाल पाएंगे। इसको ऐसे hc/λ कीजिए तो इक्वेट कर दीजिए, नहीं निकलेगा क्या? बताइए, सिंपल तो है, हो गया। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, 1/λ = r इंटू Z² इंटू 1/n1² n2²। कोई बुराई नहीं है उसमें, आप लगा सकते हैं। हम यही कह रहे हैं कि अगर आपको वैल्यू याद है तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगा दिए, दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज नियरेस्ट टू, देखें अप्रॉक्सीमेशन वाला है ना, इज नियरेस्ट टू। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 802 नैनोमीटर, 823 और 1882 और 48, 1648। ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में 2007 में। ठीक है, तो जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे पहला लाइन जो आप देख रहे हैं कि 122 नैनोमीटर है, उसको आप बस इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको HC का वैल्यू याद है तो वो कोई काम का नहीं है, वो बस HC का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। आपको सीधे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो अब याद कीजिए, थोड़ा देर पहले बताए थे इंफ्रारेड रीजन में स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, तो इंफ्रारेड रीजन सबसे पहले कौन सा सीरीज में आ रहा है ये बताइए आप। पहला में तो आ रहा है UV रेज, दूसरा में आ रहा है विजिबल रेज, और तीसरा से स्टार्ट हो जा रहा है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा पे n = 1 2 3, तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है,
वो n बराबर 3 पर गिर रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि गिर कहाँ रहा है, n1 बराबर 3, ठीक है। कहाँ पर गिर रहा है आपको पता चल गया, n बराबर 3 पर, ठीक है। अब कहाँ से गिर रहा है ये पता लगाना है, n2। अब देखिए आपको इस पता लगाने इस बारे में जानने के लिए दिया गया है कि वो जो वेवलेंथ है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया जिसके कारण फोटोन निकला है, वो वेवलेंथ मिनिमम बोला गया है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो तो वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होगा, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेमडा अगर आपको स्मॉलेस्ट चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो n बराबर 3 है, ये 2 है, ये 1 है, मतलब कि वो इन्फिनाइट से इस पे गिर रहा है। एनर्जी डिफरेंस 3 पर ही गिरना है और एनर्जी आपको मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। तो इसका मतलब वो इन्फिनाइट से गिर रहा होगा तब ना। अगर वो 4 से गिर रहा होगा तो डिफरेंस तो सिर्फ इतना ही हुआ। 5 से गिर रहा है तो डिफरेंस थोड़ा बढ़ा, 6 से तो और बढ़ा। अगर इन्फिनाइट से गिर रहा है 3 पे तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि n बराबर 2 आपको मिल गया इन्फिनाइट, समझ गए। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं 1/r इस का वैल्यू लगा के 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जो फॉर्मूला आप अभी बताएं, या आपके ऊपर है कौन सा तरीका आजमाएंगे। लेकिन हम एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं जो कि काम आने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिला, अगर आपका इसको यहाँ का वैल्यू याद है तो ये होता है -13.6 -3.4 EV में है सब, और ये कितना होता है -1.5 EV, ठीक है। 5.1 EV होता है, आप 5 भी मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 EV मालूम है, तो इसका मतलब कि 1.5 EV यहाँ पे था टोटल एनर्जी इसके पास, और वो इन्फिनाइट से गिरा है। तो एनर्जी कितना रिलीज किया, इन्फिनाइट पे 0 एनर्जी मानते हैं और -1.5 पे EV पे आ गया है वो, ठीक है। तो एनर्जी कितना घटा, 1.5, सीधे डिफरेंस आपको पता चल गया। तो वो डिफरेंस आपको सीधे पता चल गया कितना का है, 1.5 इज इक्वल टू एच/c बाई लेमडा। इस चीज़ को एक बार फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमको एक्साइट कर देना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 पे, उसको हमको निकाल देना है, बाहर फेंक देना है सीधे। तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, या फिर उस पर एक फोटोन गिराना पड़ेगा। तो उस फोटोन को गिराएंगे उस पर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, n बराबर 3 से। तो उस फोटोन का एनर्जी कितना होना चाहिए, उतना ही जितना यहाँ पे है, क्योंकि इन्फिनाइट पे तो 0 होता है ना एनर्जी, समझ गया। या आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम बस एक दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए कोशिश कीजिए इसको ध्यान से समझने का, ये मेथड बहुत अच्छा है, मेरा विश्वास कीजिए, इससे जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए n बराबर 3 पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहाँ से हमको निकाल के बाहर फेंक देना है, या बाहर पर इलेक्ट्रॉन है उसको हमको गिरा के n बराबर 3 पर ले आना है। तो दोनों केस में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, ये समझाना हम चाह रहे हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस उतना ही हो रहा है जितना 3 पे वैल्यू है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट पे 0 है एनर्जी और यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 1.5 का। तो 1.5 इज इक्वल टू एच/c बाई लेमडा, यहाँ पे 1.5। एक बात और ध्यान देने वाला है कि EV में होता है 1.5 और Hc होता है 12400 EV में एंगस्ट्रम, ठीक है। ये होता है Hc का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो लेमडा का वैल्यू किस में निकलने वाला है, एंगस्ट्रम में। लेमडा का वैल्यू 12400/15, ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे एक और 0 आया। ये किस चीज़ में निकलने वाला है, एंगस्ट्रम में, समझ गए। अब आपको नैनोमीटर में निकालना है तो एक जीरो उसमें पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है, मतलब एक पॉइंट पीछे कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर काटेंगे तो इसको 3 से काटिए, 3 5 से 15, यहाँ पर इसको अगर काटेंगे तो ये लगभग वैल्यू आ रहा है 826.6 नैनोमीटर आ रहा है ये लगभग, ठीक है, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, 823 उसके सबसे नियरेस्ट है और यही आंसर है 823 नैनोमीटर, ठीक है। तो समझ गए ये तरीका। स्पेक्ट्रल लाइंस पर अगला क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे लगा चुके हैं, पढ़ देते हैं एक बार, देख लीजिए। हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4, then the number of spectral lines in the emission spectra will be। देख रहे हैं 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है IEEE का, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से फोर्थ पे भेजे हैं उसको हाइड्रोजन एटम, खैर उस पर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी एटम हो। यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस का है ना क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है,
बिना एक्साइटेशन का, मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम नीचे वाला पे है, n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो n बराबर 1 है, तो हम इसको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ भेज दिए। कितना एनर्जी देना पड़ेगा ये नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाएं, अब छोड़ देंगे तो वो वापस यहाँ आएगा ना, इस दौरान कितना तरह का वेवलेंथ निकालेगा, ये चीज़ बता चुके हैं। कैसे बनता है ये देखिए, पहले आप क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप गिनिए कि कितना नंबर ऑफ लाइन्स हमको मिल रहा है। 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 क्या बताए थे हम तरीका, 4 लिखिए नंबर ऑफ लाइन्स, 4 3 2 1, गिन भी सकते हैं हाथ पे, 1 2 3 4, 4 लाइन्स मिल रहा है हमको, ठीक है। 4 इंटू उसके एक पहले वाला नंबर 3, डिवाइड कर दीजिए 2 से 6, आंसर समझ गया। पी एंड सी भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 4 × 3/2, समझ गया। देखिए 6 है ऑप्शन में, चलिए 6 आंसर इसका, 4th, ठीक है, 4th ऑप्शन में 6 है, ये आंसर हो गया, समझ गया।